रहे उपचुनाव के प्रचार का शोर थम चुका है और दोनों ही गठबंधनों ने प्रचार में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एनडीए की ओर से सीएम नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम के अलावे चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी सहित तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने भी एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। आपने 2025 के पहले सेमीफाइनल माने जा रहे 4 सीटों के उपचुनाव के प्रचार का शोर सोमवार शाम 5 बजे थम गया। अब सबको 13 नवंबर का इंतजार है जब वोटिंग होगी और इन 4 सीटों के वोटर अपना फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। लेकिन उसके पहले दोनों ही गठबंधन के नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जोरदार प्रचार किया। एनडीए उम्मीदवारों के लिए जहां सीएम नीतीश कुमार सहित सभी सहयोगी दलों के नेताओं ने प्रचार किया, तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने भी पूरा जोर लगाया। 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के मैदान में कुल 38 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन सीधा मुकाबला एनडीए और इंडिया के बीच ही है। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश की है। ये अलग बात है कि पार्टी बनने के बाद पहले ही जनसुराज को 4 में से 2 उम्मीदवार बदलने पड़े। वैसे समझने वाली बात यह है, इन 4 सीटों में से 3 सीटें 2020 में महागठबंधन के पास थीं, जबकि मात्र एक गया की सीट ही एनडीए के पास थी, जहां से जीतन राम मांझी जीते थे। ऐसे में ये उपचुनाव तेजस्वी यादव के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। एनडीए के पास खोने को कुछ ज्यादा तो नहीं, जबकि इंडिया के पास अपनी 3 सीट को बचाने की पूरी चुनौती है। दांव पर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर की साख भी है, जो अब तक दूसरे दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाते रहे हैं। देखना होगा वोटर किसका मान रखते हैं और किसे भाव नहीं देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन बेलागंज में चुनावी सभा में बोलते हुए आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा कि बीजेपी को मूली की तरह उखाड़कर फेंक देना है और पीएम नरेंद्र मोदी को 7 समंदर पार कर देना है। लालू प्रसाद के इस बयान पर बिहार की सियासत इस वक्त हाई है। भाजपा को उखाड़कर फेंक देना है और मोदी को 7 समंदर पार कर देना है। उपचुनाव में प्रचार के आखिरी दिन आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद खुद प्रचार में उतरे। बेलागंज में आरजेडी उम्मीदवार विश्वनाथ यादव के पक्ष में वोट मांगते हुए लालू प्रसाद ने कुछ ऐसी बात कह दी जिस पर बिहार की सियासत लहक गई। लालू प्रसाद ने कहा कि बीजेपी को मूली की तरह उखाड़कर फेंक देना है और नरेंद्र मोदी को 7 समंदर पार कर देना है। इनको मूली की तरह उखाड़कर फेंक देना है। लालू प्रसाद के बयान पर जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने कहा कि लालू प्रसाद के बयान से लगता है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही हालत हो गई है लालू यादव की। प्रचार के आखिरी दिन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के प्रचार में उतरने पर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी तंज कसा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब उपचुनाव की 4 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम और यादव समाज ने तेजस्वी यादव को नकार दिया, तो आज लालू जी को उपचुनाव में प्रचार करने के लिए आना पड़ा। पहले आरजेडी ने तो स्वीकार कर लिया कि तेजस्वी यादव के कहने से तो कोई मुसलमान यादव वोट देने को तैयार नहीं है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद वैसे तो अपने अलग अंदाज में दिए गए बयान के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल पीएम मोदी को 7 समंदर पार कर देने के उनके बयान ने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। सवाल ये भी कि लोकसभा चुनाव में अपनी बेटियों के अलावे किसी और के चुनाव प्रचार में न जाने वाले लालू प्रसाद को आखिर विधानसभा के उपचुनाव में प्रचार करने के लिए क्यों उतरना पड़ा। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो गया के बेलागंज में लालू प्रसाद की सभा थी। लालू प्रसाद की सभा से पहले किन्नरों ने जमकर बवाल काटा। चुनाव में जुटी भीड़ ने किन्नरों पर फप्तियां कसी, जिसके बाद किन्नर भड़क उठे। किन्नर इतने नाराज हो गए कि लालू प्रसाद के आने से पहले ही सभा छोड़कर किन्नर वहां से चले गए। ताली पीटते और हंगामा करते किन्नरों की यह तस्वीर है लालू प्रसाद की चुनावी सभा की।
गया के बेलागंज में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की चुनावी सभा में आने से पहले दर्शक दीर्घा में किन्नरों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल किन्नर भीड़ के तंज कसने और अभद्र व्यवहार से नाराज हो गए। चुनावी सभा में जुटी भीड़ ने किन्नरों के दर्शक दीर्घा में आने के दौरान तंज कसा और अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसके बाद किन्नर नाराज हुए और दर्शक दीर्घा में जमकर बवाल काटा। किन्नरों में नाराजगी इतनी हुई कि उन्होंने इस तरह की घटना के विरोध में अपने कपड़े तक फाड़ने की कोशिश की। वहीं जब पुलिस समझाने गई तो पुलिस पर भी किन्नर भड़क उठी। आखिरकार किसी तरीके से पुलिस कर्मियों ने मामले को शांत कराया। वहीं लालू प्रसाद के आने से पहले ही किन्नर चुनावी सभा छोड़कर निकल गए। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लीली की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजधानी पटना से, जहां मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक्शन ईडी की तरफ से लिया गया है। जल संसाधन विभाग और ऊर्जा विभाग के कई ठेकेदार ईडी की रडार पर हैं। जांच एजेंसी ठेकेदारों की कुंडली को खंगालने में जुटी हुई है। आईएएस संजीव हंस और पूर्व एमएलए गुलाब यादव की पत्नी और करीबी रिश्तेदारों को नोटिस देकर बुला सकती है ईडी। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। संजीव, गुलाब यादव समेत 5 आरोपी अभी हैं और बेऊर जेल में ये सभी बंद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सभी की गिरफ्तारी हुई है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि कई और लोग हैं जिन्हें बुलाया जा सकता है, जो इस वक्त ईडी की रडार पर हैं। आईएएस संजीव हंस और पूर्व एमएलए गुलाब यादव की पत्नी और करीबी रिश्तेदारों को नोटिस देकर बुलाया जा सकता है। और इस बड़ी खबर पर न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, ये माना जा रहा है कि संजीव हंस की पत्नी हो, पूर्व एमएलए गुलाब यादव की पत्नी हो या करीबी रिश्तेदार हो, उन्हें बुलाया जा सकता है। तो क्या ये मानकर चलें कि अब इनके लिए भी आने वाला वक्त मुश्किलों भरा होगा? निश्चित तौर पर विवाद, देखिए इस पूरे मामले की अगर बात कर लें तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो जानकारी मिल रही है ईडी सोर्सेज के हवाले से, जल संसाधन और ऊर्जा विभाग के कई ठेकेदार फिलहाल ईडी की रडार पर हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने इन ठेकेदारों की कुंडली खंगालना शुरू कर दिया है। इस मामले में आईएएस संजीव हंस, राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव, ठेकेदार प्रवीण चौधरी, बिचौलिया सदाब खान और जो कारोबारी है पुष्पराज बजाज फिलहाल बेऊर जेल में बंद है। ईडी ने इन सबको 7-7 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। इनसे मिले सुराग के बाद अब ईडी ने जांच तेज की है। आने वाले दिनों में संजीव हंस और गुलाब यादव की पत्नी के साथ ही दोनों के जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको नोटिस देकर बुलाया जा सकता है। इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का साक्ष्य मिलने के बाद गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस मामले में संजीव गुलाब के अलावा 13 लोग नामजद हैं और ऐसे में इनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। इस मामले में संजीव हंस, गुलाब यादव, प्रवीण चौधरी के अलावा संजीव की पत्नी जो मोना हंस है, गुलाब की पत्नी अंबिका यादव, संजीव हंस के जो ब्रदर इन लॉ है गुरु बालतेग, संजीव के पिता लक्ष्मण दास के अलावा आनंद ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के देवेंद्र सिंह, आनंद सिंगला कंस्ट्रक्शन से जुड़े सुरेश सिंगला के रिश्तेदार कमलाकांत गुप्ता, कुल 13 लोग हैं और आने वाले दिनों में इनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई दिख रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो आने वाले वक्त में ईडी के रडार पर जितने लोग हैं उन सभी को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। उपचुनाव का प्रचार कर लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने यह दावा किया कि उपचुनाव में 4 सीटों पर जीत वो दर्ज करने वाले हैं। साथ ही झारखंड चुनाव भी जीतने का दावा करते हुए तेजस्वी यादव नजर आए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश जो है बिहार में आरएसएस और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। हम पहले कहे थे कि झारखंड का चुनाव तो हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे। 4 जो सीट जो महागठबंधन का रहा है, हमको लगता है कि 4 सीट महागठबंधन जो है उपचुनाव बिहार का, वो 4 सीट हम लोग जीतेंगे। नीतीश जी ने ही तो आरएसएस और बीजेपी को बढ़ाने का काम किया है। सांप्रदायिक शक्तियाँ जिस हिसाब से आगे बढ़ रही हैं बिहार में, नीतीश जी की अहम भूमिका रही है। और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिना नाम लिए हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा और लालू प्रसाद ने योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि ये सब फालतू बातें हैं, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। सवाल यही कि इंडी अलायंस पर योगी का इतना हमला क्यों? गेरुआ डालते हैं, पॉलिटिक्स से बाहर होते। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे। देश के 2 राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के केंद्र में है
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनका दिया हुआ नारा बंटोगे तो कटोगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा, एक तरफ आप गेरुआ कपड़े पहनते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं बंटोगे तो कटोगे। यदि आप सन्यासी हैं या गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो राजनीति से बाहर हो जाएं। मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भी योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। योगी जी जोगी है, जाकर मूर्ति का पूजा करें, घंटी बजावे वहाँ। ये जो घूमने चल रहे हैं बिहार में, ये फालतू में सब गुमराह करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था। रिजल्ट सबके सामने है। तब से लेकर अब तक चुनाव चाहे जिस भी राज्य का हो, निशाने पर योगी आदित्यनाथ और उनका नारा ही है। माहौल तब और गर्मा गया जब पीएम मोदी ने एक रहेंगे सेफ रहेंगे की बात कह दी। विरोधी अब इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। सवाल है कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे से क्या प्रॉब्लम है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लीली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, झारखंड विधानसभा के पहले चरण का प्रचार थम चुका है और झारखंड विधानसभा चुनाव जिसका पहला चरण 13 तारीख को 13 नवंबर को 43 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे और प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ताबड़तोड़ रैलियां की गई। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर हेमंत सोरेन, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर लालू प्रसाद जैसे दिग्गजों ने जनता को रिझाने के लिए हर संभव प्रयास इस दौरान किया है। 43 विधानसभा सीट, 683 उम्मीदवार, दिग्गजों की ताबड़तोड़ रैली और धुआंधार चुनावी प्रचार। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन धुआंधार रहा। सुबह से लेकर शाम तक दिग्गजों से लेकर छोटे मोटे कार्यकर्ता सभी ने अपनी पूरी ताकत चुनावी प्रचार में झोंक दी। 13 नवंबर को कुल 43 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। कोडरमा, बरकाकाना, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पश्चिमी, जमशेदपुर पूर्वी, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मंझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, विष्णुपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर में बुधवार को वोटिंग होनी है। और इससे पहले सभी पार्टियां जनता का समर्थन अपने हिस्से करने के लिए हर दांवपेच आजमाती नजर आई। पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम किया तो जेएमएम ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। अमित शाह, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद, मिथुन चक्रवर्ती से लेकर चिराग पासवान तक जनता के बीच पहुंचे और समर्थन जुटाने की पुरजोर कोशिश की। महुआ माजी ने बाइक रैली निकाली तो सुदेश महतो ने रोड शो किया और योगी आदित्यनाथ ने बयानों की बौछार कर दी। जनता को रिझाने की हर कोशिश की गई और अब वक्त है इंतजार का। इंतजार
13 नवंबर का, जब 1,36,85,509 मतदाता 683 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं पहले चरण के हाई प्रोफाइल सीटों की, जिस पर सबकी निगाहें हैं। बुधवार को 43 सीटों पर विधायकों के चुनाव के लिए वोट डाले जाने वाले हैं और जिसके लिए 683 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भी करवाया है। इनमें कई ऐसे उम्मीदवार हैं और कई ऐसी सीटें हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां दिग्गजों की साख दांव पर है। चंपाई सोरेन, सरयू राय, बन्ना गुप्ता, पूर्णिमा दास, मिथिलेश ठाकुर, सीपी सिंह और महुआ माझी, ये कुछ ऐसे बड़े चेहरे हैं जो पहले चरण में दांव पर लगे हैं। कोई मंत्री है, कोई पूर्व मुख्यमंत्री, कोई दशकों से विधायक, तो कोई राजनीतिक विरासत का वंशज। 13 नवंबर को इन सभी की किस्मत का फैसला झारखंड की जनता करेगी। इस बार कौन अपनी साख बचा पाता है और कौन अपनी कुर्सी गंवाता है, ये देखना सभी के लिए दिलचस्प है। दिग्गजों की इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है कोल्हान के टाइगर के नाम से मशहूर चंपाई सोरेन का। चंपाई 6 बार सरायकेला से जीत चुके हैं। जेएमएम की टिकट पर जीतते रहे। हेमंत सोरेन के जेल जाने पर मुख्यमंत्री बने। हेमंत के लौटने के बाद बीजेपी में शामिल हुए। जेएमएम छोड़ने के बाद पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्गजों की फहरिस्त में अगला नाम है सरयू राय और बन्ना गुप्ता का, जो एक दूसरे के सामने ताल ठोक रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिम सीट पर कांटे की टक्कर है। यहां सरयू राय और बन्ना गुप्ता में मुकाबला है। 2 बार सरयू ने बन्ना को हराया है। बन्ना गुप्ता 1 बार सरयू राय को हरा चुके हैं। सरयू राय झारखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। इस बार जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो बन्ना गुप्ता हेमंत सरकार में मंत्री हैं। जनता के बीच दोनों की अच्छी पकड़ है। जमशेदपुर पूर्व से बीजेपी ने रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास पर दांव लगाया है। पूर्णिमा अपने ससुर की साख इस चुनाव में बचा पाएंगी या फिर बीजेपी का पासा उल्टा पड़ जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अगली सीट है गढ़वा, जहां इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। गढ़वा में त्रिकोणीय मुकाबला है। जेएमएम से मिथिलेश ठाकुर मैदान में है। बीजेपी के सत्येंद्र नाथ तिवारी ताल ठोक रहे हैं। सपा उम्मीदवार गिरिनाथ सिंह भी रेस में हैं और तीनों की गढ़वा में अच्छी पैठ भी है। रांची विधानसभा सीट भी पिछले चुनाव की तरह इस बार भी सभी की नजरों में है। एक बार फिर जेएमएम से महुआ माझी और बीजेपी से सीपी सिंह मैदान में हैं, जिन्हें राज्यसभा सांसद जेएमएम की तरफ से चुनौती दी जा रही है। दोनों नेताओं की जनता के बीच अच्छी पकड़ है, जिससे मुकाबला और भी तगड़ा हो गया है। इन सभी दिग्गजों की अग्नि परीक्षा 13 नवंबर को होगी, जब जनता चुनाव करेगी और ये तय करेगी कि अगले 5 साल के लिए उनका नेता कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो झारखंड में नेताओं के वादे और दावे के बाद अब 13 नवंबर को दम दिखाने की बारी जनता की है और ऐसे में वोटरों को रिझाने के लिए नेताओं ने जमकर पसीना बहाया। पहले चरण के इस चक्रव्यूह को पार करने के लिए खूब जुबानी तीर चलाए गए। देखिए कैसे पहले चरण के चुनाव में नेताओं ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए। थम गया पहले चरण का शोर। दावों का दौर खत्म, अब जनता की बारी। सियासी संग्राम में खूब चले जुबानी तीर। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजने से पहले हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना शुरू कर चुनाव की दिशा मोड़ने की कोशिश की।
तो बीजेपी ने संथाल में घुसपैठ के मुद्दे को ऐसे पकड़ा कि पूरे चुनाव में हावी रहा और एनडीए के सभी नेता इसी लाइन पर चलते दिखे। आज झारखंड का हर शहर में आज एक एक करके घुसना शुरू कर दिया है। वो दिन बहुत दूर नहीं है जो राशि का नाम भी कराची हो जाएगा, वो दिन भी बहुत दूर नहीं है। हेमंत सरकार के मैया योजना के जवाब में बीजेपी ने गोगो दीदी योजना का ऐलान किया, लेकिन बात मुद्दों से आगे वार पलटवार और एक दूसरे को घेरने तक पहुंच गई। तो बात एनआरसी और यूसीसी लागू करने पर भी आई, जिसके जवाब में हेमंत सोरेन ने झारखंड में सिर्फ सीएनटी, एसपीटी और पेसा कानून चलाने की बात की। फिर अचानक झारखंड के महासंग्राम में योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे की एंट्री हो गई, जिस पर हेमंत सोरेन ने भी पलटवार किया। जब भी हम बटे हैं तो कटे हैं, अब पलटना नहीं है। अब इस राज में ना कोई बटेगा ना कोई टूटेगा। इस चुनाव में भाजपा को जरूर कुटाई होगा। 10 नवंबर को प्रधानमंत्री ने बोकारो और गुमला की जनसभा में एक बार फिर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे लगवाए। और इसलिए मैं कहता हूं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो एनडीए नेताओं ने हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार के मुद्दों को खूब उठाया और नोटों के पहाड़ के लिए सबसे ज्यादा पूर्व मंत्री आलमगीर आलम निशाने पर रहे, तो विवादित बयानों को लेकर मंत्री इरफान अंसारी भी बुरे फंसते दिखे। झारखंड के रण में राहुल गांधी भी उतरे और बीजेपी पर पिछड़ों, दलितों का आरक्षण छीनने और संविधान को खत्म करने की साजिश का आरोप भी लगा दिया, जिस पर प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह ने हुंकार भरी। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आप चिंता मत करो, आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग को हम आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने। तो पहले चरण के लिए मुद्दों और वादों का धूल उड़ाकर नेताओं का उड़न खटोला लौट चुका है। अब 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है। ऐसे में अब जनता जनार्दन को तय करना है कि किसके दावे दमदार रहे और किसके दावे हवा हवाई। फिलहाल 13 नवंबर के बाद सभी को 23 नवंबर का इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल।